अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने कोड ऑफ एथिक्स को शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने कुछ केसेस किए थे, जिनमें से मैं अगर आपको रिकॉल कराऊं तो पहला केस ये था कि भाई अगर आप नए ऑडिटर हैं और प्री डिसेसर ऑडिटर के मुकाबले में फीस चार्ज कर रहे हैं तो उससे कम नहीं कर सकते अनलेस के आपका क्वांटम ऑफ वर्क सिग्निफिकेंटली कम हो। तो उस पर क्या थ्रेट्स थे, उसकी क्या सेफगार्ड्स हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, फिर हमने ये सीखा कि भाई अगर यहाँ का बंदा वहाँ चला जाए और वहाँ से हमें कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफर आती है तो क्या थ्रेट्स होते हैं, क्या सेफगार्ड्स हमें अप्लाई करने हैं टू रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, ताकि मैं ऑडिट कर पाऊँ, वो भी मैंने सिखाया था। सर, अभी ये सीख लेते हैं कि अगर वहां का बंदा यहाँ आ जाए, तो वहां का बंदा यहाँ आ जाए मतलब वहां का बंदा यहाँ आ जाएगा मतलब ये है कि क्लाइंट से कोई बंदा उठ के यहाँ पर आ जाए तो सर उसका नाम ये है कि सर पर्सन फ्रॉम क्लाइंट ज्वाइनिंग द फर्म। सही जी, यानी सामने वाला बंदा यहाँ पर आके फर्म ज्वाइन कर रहा है। अब एक एक करके सोचो क्या थ्रेड हो सकता है, दिमाग लगाओ। क्या मानते हो कि वहां से जो बंदा यहाँ पर आएगा, वहां पे उसके ताल्लुकात होंगे, तो हो गया फैमिलियरिटी थ्रेड। वहां पे जो वो काम करके आया होगा, अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एरिया में ही काम करके आया है और यहीं से वो वापस जाके ऑडिट करेगा तो सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड आएगा। ऐसा है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड आएगा सर, डेफिनेटली आएगा। सर, क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई इंटिमिडेशन थ्रेड आएगा। अगर सामने से बात समझिएगा, सामने से उसके पैसे कुछ निकलते हैं, बात समझिएगा, सामने से अगर उसके कुछ पैसे निकलते हैं या ग्रेचुइटी वगैरह की पेमेंट बाकी है, तो सामने वाला उसको धमका भी सकता है, बीइंग अ बॉस भी धमका सकता है, क्या तूने हमारे साथ इतना साल काम किया, क्या हो गया। तो इंटिमिडेशन थ्रेड भी आ सकता है, इसके पैसे फंसे हुए हैं, तो सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी आ सकता है। ये सारे थ्रेट्स हैं जो कि आ सकते हैं वाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट, अगर वहां का बंदा यहाँ पे ज्वाइन करके बैठा हुआ है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बता दें कि थ्रेट्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन और सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मैंने आपको चारों की एग्जांपल दे दी। अब सर खुद दिमाग लगाएं कि इन थ्रेट्स की सिग्निफिकेंस बेस करेगी कुछ फैक्टर्स के ऊपर। भाई इन थ्रेट्स की सिग्निफिकेंस बेस करेगी सर कुछ थ्रेट्स के ऊपर। अब वो थ्रेट्स क्या होंगे, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं आपसे ये बोलूं, आप जरा बात को समझें कि सर वहां पे बंदा एक सीनियर पोजीशन पे था और वो यहां पर आ गया, तो क्या ये थ्रेट सिग्निफिकेंट होगा? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। वहां पे वो बंदा बहुत ज्यादा टाइम के लिए था, तो सर जाहिर सी बात है फैमिलियरिटी ज्यादा होगी, ये थ्रेट ज्यादा होगा। उसके जो सिग्निफिकेंट पैसे हैं वो वहां पे फंसे हुए हैं, तो सर क्या ये थ्रेट ज्यादा होगा कम होगा? सर ये ज्यादा होगा। तो आए देखते हैं कि आपको इटसेल्फ कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है कि भाई किन किन फैक्टर्स पे ये सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है। सर देखें, सबसे पहले क्या कह रहा है, पोजीशन हु वॉज वर्किंग एट द क्लाइंट, यानी पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल हु वॉज वर्किंग एट द क्लाइंट, यानी वो बंदे की पोजीशन वहां पे क्या थी। सर ये भी तो देखो ना, यहाँ पे किस पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे जूनियर पोजीशन पे आ रहा है, तो उसको उठा के साइड में कर दो, उसको उठा के साइड में फेंक दो, किसी और क्लाइंट पे फेंक दो, तो यही थ्रेट ही खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसका उससे कोई वास्ता नहीं है। पोजीशन अज्यूम्ड इन द फॉर्म, मैंने आपको बात कही। अब देखो आखिरी आखिरी चीज क्या कहता है, थ्रेड वुड बी क्रिएटेड फॉर डिसीजंस, थ्रेड वुड बी क्रिएटेड फॉर डिसीजंस मेड और वर्क परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल इन द पीरियड वाई एम्प्लॉयड द क्लाइंट एंड शुड बी इवेल्युएटेड इन द करंट पीरियड एज अ पार्ट ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। बात समझिएगा, बात समझिएगा। मैं क्या ये रहा हूं कि भाई लेट से हुआ क्या, सामने वाला बंदा, अज्यूम कर रहा हूं मैं, सामने वाला बंदा कुछ काम परफॉर्म करके आया था वहां पर, लेट से उसने फिक्स एसेट रजिस्टर बनाया। अच्छा, लेट से वो पिछले साल क्लाइंट पे था, पिछले साल क्लाइंट पे था, इस साल उसने ज्वाइन किया है। तो भाई क्या ये बात मानते हो कि जो उसने काम पिछले साल किया था उसके रिजल्ट्स को वो इस साल इवेल्युएट करेगा अगर वो ऑडिट मैनेजर के तौर पर आया है? सोचें समझें। मैंने कहा 2020 था, 2020 के अंदर उसने फिक्स एसेट रजिस्टर बनवाया था वहां पर, क्लाइंट का बंदा था, बनाया उसने फिक्स एसेट रजिस्टर। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब फिक्स एसेट रजिस्टर बनाया उसने क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट ने उसी को कैरी फॉरवर्ड किया होगा। अब ये यहाँ पर आकर 2021 का ऑडिट करेगा, तो 2021 में 20 से ही तो चीजें कैरी फॉरवर्ड हो रही होंगी। तो अब इसको रीड करते हैं। Threats would be created for the decisions made or work performed by the individual in the period while employed at the client and should be evaluated in the current period as a part of current audit engagement। यानी वो कह ये रहा है कि थ्रेट इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसने जो वहां पे काम किया था क्लाइंट पे रहते हुए, और जब वो यहाँ पे आकर उसको इवेल्युएट करता तो वो काम कितना सिग्निफिकेंट है जो वो वहां करके आया था। अगर वो ऐसा काम है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट ही नहीं करता, तो भाई ये थ्रेट की सिग्निफिकेंस क्या होगी सर? कम होगी। बात क्लियर है? सर फिर इसके सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं, सोचें।
सर सेफगार्ड तो ये हो सकता है ना, या तो मैं उसको ऑडिट एंगेजमेंट टीम का पार्ट ही ना बनाऊं, पहली चीज। अच्छा, जिस एरिया में वो काम करके आया है उसको उस एरिया का काम नहीं दूं, दूसरा ये हो सकता है। तो तीसरा ये हो सकता है कि मैं उसको ऑल टुगेदर उसका काम किसी और बंदे से क्या करवा दूँ, रिव्यू करवा दूँ। ये तो खानदानी हमारा सेफ गार्ड है। तो यार देखते हैं ये क्या कह रहा है। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया ड्यूरेशन सिंस ही लेफ्ट। अच्छा, उसको अगर क्लाइंट को छोड़े हुए कोई लेट से मैं कहता हूँ कि भाई 5 साल हो चुके हैं और वो घूम घुमा के यहाँ पर आया, तो सही है, वो लेवल ऑफ थ्रेट क्या होगा, कम होगा, डेफिनेट सी बात है। आगे था सेफ गार्ड्स cannot be made part of the audit team in the same year in which the individual left the client because of the self review and familiarity threat। वो बोलता है कि भाई जिस साल वो छोड़ के आया ना क्लाइंट, प्लीज सुनिएगा, जिस साल वो छोड़ के आया क्लाइंट, वो उस साल तो ऑडिट टीम का पार्ट बन ही नहीं सकता। अगर तो वो इस ऐसी पोजीशन के ऊपर आ रहा है यहाँ पर जो कि एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है और वहां पे भी एक ज्यादा काम करके आया था, तो वो कहता है भाई इसको ऑडिट टीम का पार्ट नहीं बनाइएगा। दूसरा, कैन बी अपॉइंटेड नेक्स्ट ईयर बट अपॉइंट रिव्यूअर फॉर हिज और हर वर्क। अगर आपने उसको अपॉइंट किया इस साल तो सही है, आप बेशक अपॉइंट करें पर उसके काम को रिव्यू करवा लें, पर सब्जेक्ट टू उसको 1 साल लैप्स हो चुका हो। तीसरी चीज, रीस्ट्रक्चर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर रीस्ट्रक्चर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब यह है कि उसको वो एरिया ही नहीं दो काम करने के लिए जो वो काम करके आया था वहां पे। और सर आखिरी चीज है, इफ सेम ईयर थ्रेड क्रिएटेड, बोल रहा है अगर सेम ईयर में जो बंदा आया है तुम उसको ऑडिट पे अपॉइंट कर रहे हो, तो थ्रेड क्रिएट जो होगा वो इतना सिग्निफिकेंट होगा कि वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ ही नहीं सकता। तो आपने हरगिज उसको अपनी टीम का पार्ट नहीं बनाना। देखो लिखा हुआ भी है, द सेम ईयर threat created would be so significant that no safeguard could reduce the threat to an acceptable level. Consequently, individual shall not be part of the audit team। यानी सर समझने की बात यह है कि एग्जाम में आपके पास आएगा कि मिस्टर ए बी सी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी XYZ कंपनी, हैव जॉइंड योर ऑडिट फर्म एंड योर ऑडिट फर्म इज गोइंग टू ऑडिट दैट कंपनी एंड दैट मिस्टर ABC एंड दैट मिस्टर ABC XYZ जो भी नाम है उसका, वो जो है अब इस एंगेजमेंट को लीड करेंगे एज अ डायरेक्टर। तो भाई सर ये तो देखिए वहां पे भी डायरेक्टर, यहाँ पे भी डायरेक्टर, यानी वहां पे जितने भी डिसीजंस लेके आया है उसको यहाँ से आके इवेल्युएट करेगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेड वुड बी सो सिग्निफिकेंट कि वो ऑडिट कर ही नहीं सकता भाई। वो कैसे अपने आप की डिसीजन को चैलेंज करेगा, वो तो ये तो नहीं कहेगा कि मैंने वहां पे गलत किया था, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट आ जाएगा। बात समझ आती है। तो सर आज की क्लास में हमने केस देखा कि अगर वहां का बंदा यहाँ पर आएगा तो कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, सिग्निफिकेंस किस चीज़ पे बेस करती है, और सर उसके लिए सेफगार्ड्स अप्लाई क्या हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह।